नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे हवाला फंडिंग पर सवाल, अवैध मदरसों पर बवाल। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर लगातार सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। बीते एक महीने से प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील कर दिया गया है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसा कहां से आ रहा है। इस सवाल से क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं रची जा रही, ये तो जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन मदरसों को कहीं दूसरे देशों से फंडिंग तो नहीं हो रही, कहीं हवाले के पैसे से तो नहीं चल रहे हैं, जिसके चलते सीएम धामी ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का ब्यौरा देते हैं, लेकिन दूसरी ओर 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आय के स्रोतों की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी कर दिए और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवैध मदरसों को किस स्रोत से धन मिल रहा है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। देहरादून प्रशासन की टीम ने सहसपुर के एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण मामले में पहले दिए नोटिस के बाद सील कर दिया। उक्त मदरसे ने बिना प्राधिकृत की अनुमति के एक मंजिल का अवैध रूप से निर्माण कर लिया था। वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने इसे सही करार दिया, तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पर हमला बोला है। ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती हैं और मदारिस जो मदरसे हैं हमारे, उनमें भी ट्रांसपेरेंसी की एजुकेशन दी जाती है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी की एजुकेशन दी जाती है तो उन मदरसों को अपने आय का स्रोत बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की कोई इसलिए नहीं है कि वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है या मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि हमारे पास 88 एप्लीकेशन हमारे पास आई। 27 फरवरी को हमने 51 मदरसों की जिनके वेरिफिकेशन होकर के आया, वो सही मानक पाए गए, हमने उन्हें कंसीडर किया। और 37 ऐसी एप्लीकेशन थी जिनके मानक पूरे नहीं थे, तो हमने उन मानकों को पूरा करने के लिए उन्हें दिशा निर्देश दिया कि आप अपने मानक पूरे करिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि नियमित मदरसों का रहना, मानकों का पालन करना, ये मदरसों की जिम्मेदारी है और ये सरकार का कर्तव्य है कि वो इनका वेरिफिकेशन भी कराए और अगर वेरिफिकेशन में कहीं कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उन्हें पनिश भी करें। नहीं, बिल्कुल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को पूरा अधिकार है कहाँ से किसकी फंडिंग आ रही है, किसको सील करना है, किसको नहीं करना है, किसको संरक्षण देना है और किसको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देना है। ये तो इस समय वो मुखिया हैं तो डिसीजन वही लेंगे डेफिनेटली। लेकिन काश उस वनंतरा रिजॉर्ट को भी आपने समय रहते बुलडोजर से ढहा दिया होता, क्योंकि वनंतरा रिजॉर्ट तो ड्रग फैक्ट्री के नाम पर विनोद आर्या ने निशंक से मांगी थी वो जमीन की, वहां दवाइयों का कारखाना खोलना है और वहां उसने अवैध रिजॉर्ट खोल दिया। उस समय तो ये सारे भाजपाई जो हैं कुंभकर्ण की नींद में सोए रहे। और आज भी मैं दावे के साथ कह रही हूँ, वनंतरा रिजॉर्ट की तरह यहाँ सैकड़ों रिजॉर्ट, सैकड़ों होटल, सैकड़ों रेस्टोरेंट, सैकड़ों हॉस्टल, सैकड़ों अस्पताल चल रहे हैं जो अवैध हैं। लेकिन सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है सावन के अंधे को जैसे हरा हरा नजर आता है, वैसे ही मुख्यमंत्री जी की लाठी सिर्फ एक तरफ को चल रही है
अवैध तो अवैध होता है, उसको उसी रूप में लिया जाना चाहिए। यानी कि सरकार की भूमि पर किसी का भी कब्जा है या कोई भी गैर पंजीकृत चीजें यहाँ चल रही हैं तो वो स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए और गाज सबके ऊपर बराबर गिरनी चाहिए। देखिए, कुछ भी हो सकता है। अगर हवाला के जरिए अगर वहाँ पे वित्तीय कुछ भी जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो सामने आएगा। जो जांच कमेटी में अभी हमारे पास पॉइंट्स आए हैं उनसे ये पुख्ता होता है कि ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन जांच के बाद ही पता चलेगा। वहीं लक्सर के बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि अगर सरकार के पास कोई सिस्टम हो तो पहले जांच कर ले। सरकार तो सिर्फ उकसावे की कार्रवाई करना चाहती है, लोगों को सड़क पर लाना चाहती है। साथ ही कहा कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा इस कार्रवाई को किया जा रहा है। वहीं अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी थी मजार, अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं अभियान। मनगर चौकी क्षेत्र जो कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पे यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पे एक अवैध मजार थी। इसके संबंध में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत तरीके से नोटिस यहाँ पे दिया गया था, इनको सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था। उसके बाद कल मेरे द्वारा यहाँ विजिट भी करी गई थी। सारी चीज़ों को देखते हुए फिर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पे अवैध मजार को हटाया गया। कितनी पुरानी थी? देखिए, इस संबंध में तो यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा ही जानकारी दी जा सकती है। हमारी जानकारी के अनुसार ज्यादा पुरानी मजार नहीं थी और जैसे हमारे संज्ञान में आया तो यहाँ नोटिस लगाया गया था और विधिवत तरीके से इसको हटाया गया। कितने दिन का नोटिस पीरियड दिया गया? इसमें ये जो मेरी जानकारी में है 10 तारीख को नोटिस लगाया गया था, जिसमें 10 दिन का समय दिया गया था यूपी सिंचाई विभाग को। क्या इसके अलावा ये कार्रवाई तो निरंतर चलती रहेगी। जैसे जैसे संज्ञान में आता जाएगा कोई अवैध स्ट्रक्चर है किसी भी तरीके का हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर सरकार के पास कोई सिस्टम हो तो पहले जांच कर ले। उकसावे की कार्रवाई करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। लोगों को सड़क पर लाना चाहते हैं, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए कार्रवाई और कुछ नहीं। एक तरफ उत्तराखंड में धामी सरकार मदरसों को बंद करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री रमजान में पूरे भारत के मुसलमानों को किट बांट रही है। समझ से परे है भारतीय जनता पार्टी ये कैसी राजनीति कर रही है। धामी सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आपके कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक बोल रहे हैं कि हमने तो मदरसों में एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में किताब देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ धामी जी कहते हैं हम मदरसे बंद करवाएंगे। 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अभी तक मदरसे बंद नहीं करा पाई। उत्तराखंड में इतनी बड़ी तादाद में अवैध मदरसे बनना कहीं न कहीं मदरसा बोर्ड के कामकाज पर सवाल तो खड़े कर रहा है और इन मदरसों को संचालित करने के लिए फंडिंग कहां से हो रही है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन प्रदेश में अवैध मदरसों, मजार और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अवैध रूप से बड़े पैमाने पर मदरसों का संचालन एक गंभीर विषय है, जिसकी जांच के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में प्रभा बंदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आशीष सैनी साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। और वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं। अभी थोड़ी ही देर में और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत प्रभा जी के साथ में कर लेते हैं। प्रभा जी, विपक्ष को आखिर टेंशन क्यों हो रही है? विपक्ष की इस टेंशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ अवैध मदरसों को लेकर सरकार का एक्शन जारी है जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्षी परेशान है, क्यों भला? रीमा जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो अवैध मदरसे हैं, अगर उनके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है तो किसी जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं या जो वहां बच्चे भी पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक समाज को कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सबसे बड़ी तो विपक्ष को ये परेशानी ही नहीं है। उनको परेशानी इस बात से हो रही है कि जिस प्रकार ये कार्य देवभूमि में हो रहा है और कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है, तो ऐसा कैसे हो पा रहा है? ये केवल और केवल अगर दिक्कत आ रही है या किसी को विरोध करना है तो वो केवल विपक्ष को दिक्कत आ रही है, क्योंकि इनको ये लगता था कि जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है वो अवैध ये जो कार्रवाई जिसको इन्होंने इतना बढ़ चढ़कर ये बोल रहे हैं कि मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो लेकिन जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, अब वो भी एक मैं कहूंगी पढ़ा लिखा समाज हमारा हो गया है, उनको भी ये पता है कि अगर मदरसे हैं, हमारी जो धामी सरकार है राज्य में, उसका मकसद मदरसे बंद करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो अवैध रूप से संचालित मदरसे हैं उनके बारे में जानकारी हम लोग ले रहे हैं।
तो गरिमा जी, अगर अवैध मदरसे चल रहे हैं, वहां पर कहाँ से फंडिंग हो रही है, वहां पर जो पैसा आ रहा है वो कौन उनको मुहैया करवा रहा है, और शासन तरफ से इसकी जांच ली जा रही है, गलत क्या है? जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है वो खुद है कि अगर हमने अवैध मदरसे बनाए हैं, सरकारी भूमि पर बनाए गए हैं, तो उनका धर्म भी उनको अलाउ नहीं करता है। वो लोग खुद अपने बच्चों को ऐसे मदरसे में नहीं भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए। जो अवैध रूप से बनाए गए मदरसों पर भी आप कौन सी कार्रवाई? इतने अवैध मदरसे चल रहे हैं, ये है कि हम धामी सरकार कर रही है और इसमें अल्पसंख्यक समाज उनके साथ है, तो यही विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी का कारण आज बन गया है। और गरिमा जी, दूसरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है और हम बाराती सुरक्षा के लिए भी संकल्पित हैं, तो सरकार का कहीं ना कहीं ये दायित्व भी बन जाता है कि जो हमारे राज्य के सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर हम लेंगे और अवैध से चल रहे हैं और प्रशासन के संज्ञान में ये आया कि किसी मदरसों में अवैध रूप से फंडिंग हो रही है, तो वो फंडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, तो अगर उसकी जांच हो रही है तो इसमें किसको परेशानी हो सकती है? कौन सा राज्य का नागरिक ये चाहेगा कि उसकी सुरक्षा पर आंच आ जाए? और अगर आंच आ रही है तो इसमें विपक्ष को तो खुद कहना चाहिए कि हाँ, इसकी जानकारी हमें दीजिए, इनका पता लगाइए, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो अगर इसकी जांच होगी तो निश्चित तौर पर जब इसकी खुलासा होगा तो वो सबके सामने आएगा कि अवैध मदरसों को फंडिंग कौन कर रहा था। तो इन लोगों को पेट में दर्द इतना क्यों हो रहा है? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये केवल अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई है जो सरकारी भूमि पर बने हैं। इससे क्या हो रहा है गरिमा जी, वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके भविष्य पे भी संकट आ रहा है। तो राज्य सरकार उन भविष्य जो बच्चे उनके भविष्य भी सुरक्षित रखना चाहती है। जो राज्य की जनता है उसकी सुरक्षा का भी हम ध्यान रख रहे हैं और अवैध रूप से हमारे राज्य में कोई गतिविधि न ले। अगर किसी भी माध्यम से पैसा प्रदेश में आ रहा है तो उसकी जांच सबके सामने आनी चाहिए। अब पक्ष को इतनी ज्यादा परेशानी है तो कहीं ना कहीं तो ये भी लगता है अब कि कहीं इनके तार तो नहीं जुड़े हुए हैं, ताकि इनको लग रहा है कि अगर जांच सामने आएगी और इन लोगों का, जिन लोगों के नाम भी अगर उन लोगों का कोई कनेक्शन होगा और उनके नाम उजागर हो गए, कहीं ना कहीं इनके लिए भी वो परेशानी का सबब बन सकता है। तो यही कारण है कि विपक्ष इस वक्त बहुत ज्यादा आया हुआ है। उसको लग रहा है कि इनको तो सबका साथ मिल रहा है, कोई भी आगे नहीं आ रहा है, आराम से कार्रवाई हो रही है, वही लोग इनका साथ दे रहे हैं। तो विपक्ष समझ जाना चाहिए कि अगर ये मुद्दा होता तो इसके खिलाफ अब तक बहुत बड़ी संख्या में लोग उतरे होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अवैध मदरसों के खिलाफ कोई भी नहीं खड़ा है। वैध मदरसे उत्तराखंड में चल रहे हैं। हम लोग मुस्लिम जो हमारे भाई है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा है कि उनको आगे बढ़ने का नहीं है, उनके बच्चे भी आगे बढ़े, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है हमारे प्रदेश में। लेकिन हाँ, अगर अवैध, ठीक है प्रभा जी, आपका कहना है कि अवैध मदरसों पर एक्शन है, लेकिन विपक्षी जो है वो बिना वजह के टेंशन ले रहे हैं। इस पर हम आशीष जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ में कुछ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मुफ्ती शाहमूम कासमी साहब हैं, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। और देवचंद उत्तराखंडी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत सर आपका भी। पहले शाहमूम कासमी साहब का रुख कर लेते हैं। कासमी साहब, अवैध मदरसों को लेकर सरकार का सख्त रुख है शुरुआत से ही, और इस बार भी हम देख रहे हैं कि लगातार अवैध मदरसों के सबसे पहले पहचान करना बहुत जरूरी है और इनकी फंडिंग कहां से हो रही है। कहीं हलाला का पैसा तो इनमें इस्तेमाल नहीं हो रहा, मुझे लगता है इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या राजनीतिक दल, कुछ दल, विपक्षी दल या हम भी वर्तमान में कह लें, क्योंकि सत्ता पक्ष की तो कार्रवाई ही है, जो विरोध दिखा रहे हैं वो बेवजह है? क्यों आखिर? और या फिर वाकई में सत्ता पक्ष एक वर्ग को दबाव में लेकर इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है, दबाव में लेने के लिए इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं गरिमा जी, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष है, खास तौर से कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, वो 60 साल से उनका यही कार्यकलाप है कि उन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया और उनका तुष्टीकरण किया, उन्हें मेन स्ट्रीम से जुड़ने नहीं दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य की सरकार, जो 3 वर्ष उनके पूरे हुए हैं शासन, सुशासन और विकास के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मैं मुख्यमंत्री जी को, पुष्कर सिंह धामी जी को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि उनके कार्यकाल के अंदर निष्पक्ष सबका विकास हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण। अब मदरसा बोर्ड, मैं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से ये बात बोल रहा हूँ कि अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने एक वक्तव्य दिया। कितना हास्यास्पद है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पोस्ट पर रहे हों
वो एक ऐसी आधार विहीन बात कहें कि जिसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मदरसा बोर्ड, ये सरकार उन्हें मान्यता नहीं दे रही है, वो मान्यता दबा के रखे हुए हैं। तो मैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अभी विगत 27 फरवरी को हमारे पास 88 एप्लीकेशन आई थी नई मान्यता के लिए, जिसमें से हमने लगभग 50 को हमने कंसीडर किया जिनके मानक पूरे थे, और 37 को हमने ये दिशा निर्देश दिए कि आप अपने अपने नॉर्म्स पूरे करिए, हम आपको कंसीडर कर लेंगे, और 48 का हमने रिन्यूअल किया। तो मैं इसलिए गरिमा जी आपसे कहना चाहता हूं कि हरीश रावत जी ये तो मुख्यमंत्री रहे हैं, आप बताइए कि उनकी तरफ से ऐसा वक्तव्य आना, सिर्फ मुसलमानों के अनएजुकेटेड होने का फायदा उठाना, उन्हें इमोशनल करना और ये संदेश देना कि ये सरकार उनके खिलाफ कोई कार्य कर रही है। भाई वैध पर कोई कार्रवाई नहीं है, अवैध पर कार्रवाई है। दूसरी बात, एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि मदरसों में जो एजुकेशन दी जाती है वो ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के लिए दी जाती है, तो उन्हें ईमानदारी के साथ अपना आय और अपना खर्च दोनों सामने रखना चाहिए। अगर उनकी इंक्वायरी हो रही है तो ये कोई ऐसी बदले की भावना नहीं है जिसे ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि साहब कोई उनसे बदले की भावना पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अवैध मदरसों पर कोई आंच नहीं है, अवैध मदरसों पर आंच है, वैध पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। और अवैध तो इस राज्य के अंदर, ये राज्य एक ऐसा है कि जो बहुत संवेदनशील है, यहाँ कोई भी अवैध काम नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात पर भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी सरकार, उनका शासन सब तमाम वर्गों का कल्याण कर रहा है, कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी योजना में किसी को वंचित नहीं रखा गया। तो इसलिए मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जो अवैध मदरसे हैं वो वैधता की श्रेणी में आए, मदरसा बोर्ड उन्हें मान्यता देगा, उनके मानकों को उन्हें पूरा करना चाहिए और उन्हें ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ उन बच्चों का विकास भी करना चाहिए जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं। ये हमारे राज्य के बच्चे हैं, हमारे राज्य की संपत्ति है, तो उन बच्चों के साथ किसी तरह से भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने मदरसों के अंदर, जहां अब तक सिर्फ धार्मिक एजुकेशन पढ़ाते थे, हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में वहां एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ताकि गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलकर के वो भी अपने माँ बाप का और अपना और अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। वो एक दिन कंपटीशन की एजुकेशन जब वो हासिल कर लेंगे तो वो फिर इनके बहकावे में नहीं आएंगे। तो ये मीडिया कर रहे हैं, एक ही काम है कुछ लोगों का कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाजपा जो है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हैं और हमारे उत्तराखंड के अंदर कहीं भी मुसलमानों के नहीं, किसी भी वर्ग के साथ, ठीक है, यानी विपक्ष जो आवाज उठा रहा है, विपक्ष जो लड़ाई लड़ की बात कह रहा है, वो आपको बेवजह लग रही है। ठीक है सर, अब हम और विस्तारेंगे चर्चा। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यही तुष्टीकरण की राजनीति करता है। ठीक है सर, मैं मुसलमानों का आह्वान करना चाहता हूँ कि यूसीसी एक डिसिप्लिन लाने के लिए है, उस पर भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति गरीबों के लिए थी, उस पर भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये अपना आधार खो चुके हैं और मुसलमानों में ठीक है, यानी कहीं ना कहीं मदरसों पर कार्रवाई को राजनीतिक रूप से दिखाया जा रहा है। ठीक है सर, शुक्रिया आपका शामूम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो देखिए, मदरसों में एक तरफ लगातार अवैध मदरसों को लेकर सरकार जो है वो एक्शन ले रही है, दूसरी ओर जो विपक्षी हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। आशीष जी के साथ में इस बार हम शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत सर आपका। आशीष जी, ये कैसी लड़ाई है कि आप जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो कह रहा है कि हमें तो कोई खतरा ही नहीं है और ये एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अवैध कुछ होना ही नहीं चाहिए। और मैं आपसे भी कह रही हूँ कि लड़ाई सिर्फ एक प्रदेश की आज हम चर्चा उत्तराखंड के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन अवैध मदरसे कहीं भी हो देश भर में, अगर उनकी फंडिंग गलत जगह हो रही है, उन्हें गलत लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो उन चीजों पर एक्शन से आपको आपत्ति भला कैसे हो सकती है और क्यों हो सकती है? सोचिए ना, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष साहब खुद हमारे साथ में थे, वो साफ कहकर गए कि हमें पुष्कर सिंह धामी सरकार के इस एक्शन से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि अच्छी बात है पर एक्शन हो। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी 2-3 बार आपकी डिबेट में कई विषयों को रखा और मैंने अपनी पार्टी के वक्तव्य को बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखा है। हमारी पार्टी का साफ कहना है कि यदि मदरसा या कोई भी चीज ऐसी जो नियम जिसका पालन नहीं कर पा रही है,
उसको सरकार उस पर कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस पिछले 15 दिन में आप देख लीजिए, कभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि हम मदरसों के विरुद्ध या जो जिन बाजारों को ये तोड़ रहे हैं उनके विरुद्ध हमने कोई भी एक बयान दिया हो। पहली बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, बार बार आपके चैनल पर आपके द्वारा भी और आप बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा भी कहा जाता है कि कांग्रेस आपत्ति कर रही है। कांग्रेस की आपत्ति मुख्यमंत्री के उस ऑर्डर पर है जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी अवैध कब्जे सिंचाई विभाग और वन विभाग की जमीन पर हैं उनको कब्जा मुक्त कराएं। हमारा कहना है कि मुख्यमंत्री उस काम को पूरा नहीं कर पाए हैं, उनके अधिकारी उनके कार्यकर्ता उनको झूठ बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री स्वयं झूठ बोल रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री पर आरोप है, या वो एक श्वेत पत्र जारी करें, वो कहें कि हाँ मैंने सारे जो अवैध कब्जे हैं वो हटा दिए हैं या फिर मैंने उनको चिन्हित कर लिया, इतना तो बताएं। अभी तक सब चीज हवा में, अभी दाएं बाएं कुछ भी बोल दो और उसका कोई लॉजिक नहीं है। हमारे जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है, क्योंकि इनकी तो मजबूरी है कि मुख्यमंत्री की तारीफ करनी है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी, इतनी मुश्किल से मिलती है नौकरी। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने अभी एक दूसरी बात करी मदरसा वाली। मदरसे में भी, मदरसा एक शिक्षण संस्थान है जो इस्लामिक शिक्षा देता है। इस्लामिक शिक्षा देने वाले मदरसों में जो रेगुलर एजुकेशन है उसके लिए कंप्यूटर और तमाम चीजें सरकारों द्वारा दी जाती रही हैं, बीजेपी के आने से पहले भी और बीजेपी के आने के बाद भी। तो इसमें हमारी आपत्ति कहाँ पर आई है मुझे जानकारी नहीं है। ये प्रभाबंधु जी को कहाँ मिल जाती है जानकारी हमें मालूम नहीं है। हमारा ये कहना है कि यदि मदरसा एक इस्लामिक एजुकेशन का सेंटर है, आपको लगता है उसमें 10 रुपए की मदद करनी है आप कर दीजिए, आप लगता है नहीं करनी है तो आप मत कीजिए, ये आपकी खुद की सोच है। लेकिन ये जो झूठ बोला जा रहा है लगातार पिछले 15 दिनों से, ये केवल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी को मंत्रिमंडल का विस्तार करने में दिक्कत आ रही है और तलवार उन पर भी लटक गई है। जब जब इन तलवार लटकी है, ये जेसीबी पर बैठकर मजारों को तोड़ने चल देते हैं। अवैध कब्जों को मुक्त कराने के लिए ये सरकार 0% भी ईमानदार नहीं है, बिल्कुल पूर्णतः भ्रष्ट, दिशाहीन और लुंज-पुंज सरकार है। जब दिखती है कि इनकी टांगे हिलने लगी है, तब ये लोग जेसीबी पर बैठकर मजार जिहाद की और लैंड जिहाद की बातें करते हैं। बीजेपी के पास दृष्टिकोण नहीं है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि एक मुस्लिम जो संस्थाएं हैं, जो मदरसे हैं और जितने भी, इनको एक्टिंग हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो फंडिंग है वो तो आपने खुद ली थी ना, तो बता दीजिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड की फंडिंग कहाँ है। ये फंडिंग शब्द बोलकर आप हिंदुस्तान को डराने की कोशिश मत कीजिए। आप नाकारा हैं, निकम्मे हैं और आप कोई भी चीज नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने कोरोना में एक फंड बनाया था, उसका हिसाब आज तक नहीं पता। हम लोग आपसे प्रधानमंत्री की जो विदेश में यात्राएं होती हैं उनसे क्या लाभ नुकसान हुआ हम पूछते हैं, वो आप बताते नहीं है। मुख्यमंत्री जी की यात्राएं होती हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होते हैं, उनका नहीं पता लगता क्या हुआ। आप लैंड जिहाद में उत्तराखंड को उलझाना चाह रहे हैं। आपने उत्तराखंड में जो जहर घोलने की कोशिश की थी पहाड़ और मैदान में, उसमें थूक आपके मुंह पर दुबला है। आप उत्तराखंड को तोड़ने का जो काम कर रहे थे वो नहीं कर पाए, क्योंकि अब ये पहाड़ और मैदान में नहीं तोड़ पाए तो अब इनको लगा कि शायद हिंदू मुसलमान में टूट जाए। अब मुस्लिम जो संस्थाएं हैं जो मुस्लिम एजुकेशन में काम करते हैं, जिन्हें आप मदरसा बोलते हैं, यदि वो मदरसे में आपको फंडिंग पे आपत्ति है तो आप जांच कर लो ना, कांग्रेस ने कब आपके हाथ पकड़े। आपको कोई मदरसा अवैध लगता है, आप बार बार बोल रहे हैं अवैध मदरसा, और मैं कह रहा हूँ जिसको अनुमति प्राप्त नहीं है, जिसने नियम कानून का पालन नहीं किया, तो उस मदरसे को आप करिए बंद। आप जो उनके स्कॉलरशिप्स हैं या जो सरकारी सुविधाएं वो बंद कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो उसमें आपको कहाँ दिक्कत है। लेकिन बार बार इन चीजों को लाना, और उसके बाद एक सबसे बड़ी नौटंकी कि 32,000 मस्जिदों में 32,000 कार्यकर्ता बीजेपी जो खासकर अल्पसंख्यक मोर्चे के हैं वो एक किट बांटने का काम करेंगे। मुझे तो लग रहा है कि वो किट तो बटेगी नहीं, कोई इनके हाथ से लेगा नहीं, वो तो घोटाला करके ये किटें कहीं ना कहीं पकड़ लेके या भाजपा नेताओं घरों से ही मिलेगी। ये जो उसमें शीर सिवैया या जो भी सामान आएगा मुझे लगता है यही खा जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि भाजपा भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है, भाजपा सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाना चाहती है, इसलिए बार बार 10-12 मदरसा सील लगाकर बार बार ये कहना चाहते देखो कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए कांग्रेस विरोध कर रही है, भाई हम विरोध नहीं है। आपको जो मदरसा अनुमति के अनुसार, नियमों के अनुसार पूरा आप तत्काल सील करिए,
दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक इरिगेशन की जमीन पर जो जो भगवाधारी हिंदू धर्म के आड़ में, सनातन धर्म की आड़ में बैठकर अवैध कब्जे किए बैठे हैं, अगर प्रधान मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो एक शब्द कह रहा हूं मैं, केवल बोल कर दिखाएं कि चाहे कब्जा किसी भी धर्म के व्यक्ति का हो, किसी माफिया का, कितने बड़े माफिया का हो, क्योंकि माफिया तो इनके चंदा देने वाले लोग हैं, कि माफिया का हो तो उस पर की जाएगी। एक शब्द बोल दे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। हमारी पार्टी इनके इस ऐसे किसी निकम्मेपन के काम में, नौटंकी में कोई हिस्सेदार नहीं है। ना हम किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, ना हम किसी का पक्ष कर रहे हैं। जो नियम सम्मत है उसे कीजिए, जो नियम विरुद्ध है वो हम आपको करने नहीं देंगे। ठीक है सर, लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं देवचंद उत्तराखंडी जी भी हमारे साथ में, उनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अवैध मदरसों पर एक्शन को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। देवचंद उत्तराखंडी जी का रुख कर लेते हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। देवचंद जी, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ खुद मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर विपक्षी हैं जो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि, मतलब उन्हें सरकार के इस एक्शन से आपत्ति नजर आ रही है। लेकिन क्या अवैध पर एक्शन गलत हो सकता है? और जब खुद मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष साहब को आपत्ति नहीं है, तो कांग्रेस क्या सिर्फ राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? रंग नहीं दे रहे, आप बार-बार ये मत कहिए गर्मा जी। सर आप नहीं सर, मैं थोड़ी कह रही हूँ, आपके एक्शन से ये चीजें कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कह रही सर, आपके एक्शन से कह रहे हैं। आप कह रहे हैं अपने चैनल पर बैठकर, और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो आपत्ति किस चीज से है सर? आपत्ति किस चीज से है? जब जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं उस शख्स को आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है वो बार-बार पार्शल है। हाँ। एक थोड़े से हिस्से पर कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी हिस्से को छोड़ रहे हैं। आपने मात्र 5% अवैध कब्जे को उठाने की बात की और 95% छोड़ दी। ये आपत्ति है हमारी। नहीं, 95% पर भी एक्शन होगा, लेकिन अगर अवैध मदरसों में जहां पर फंडिंग होती है, दूसरे देशों से फंडिंग होती है सर, आतंकवाद कई बार पनपता है, आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, ऐसी घटनाएं आपने सुनी नहीं है क्या देश भर से? तो अगर, हाँ मैं आती हूँ देवचंद जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। अभी आशीष जी कुछ बोल रहे थे तो उनका जवाब दे रही हूँ। तो उन चीजों पर एक्शन से आपत्ति क्यों हो सकती है? देवचंद जी आप बोलिए सर। हाँ, आपत्ति की बात है। मेरे भी सवाल इससे जुड़ा हुआ है। हाँ। आपको याद होगा कि आज कई बार इन मदरसों पे हमारा डिबेट हुआ है, लेकिन 2 डिबेट मुझे याद हैं। जिस 2 डिबेट में ये हुआ था कि अब मदरसों में भी संस्कृत पढ़ाई जाएगी और वो जो वहां पर मौलाना वगैरह लोग हैं वो संस्कृत पढ़ाएंगे। एक डिबेट था। और एक डिबेट ये था कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें ये डाटा आया था कि कम से कम 750 पौने 800 बच्चे गैर मुस्लिम हैं और एक कमरे में 80 बच्चे हैं। ये 2 अगर डिबेट में रिलेट करूं तो तब ये बात हुई थी कि बहुत जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा। मैं माननीय धामी जी की कार्यकुशलता पे बड़ा क्षुब्ध बोलूं या खुश बोलूं कि पिछले 2 साल से अभी तक अवैध मदरसों पर एक्शन ही नहीं हुआ। हमने तो विरोध कहाँ कर रहे थे, हम तो बोल रहे थे, हमने सजेशन दिया था कि सुधार करो। उस सुधार में एक चीज आज सुनने में सामने आई, क्या डर के बोल रहे हो? जो हमारे जो बोर्ड के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी की पढ़ाई शुरू हो गई। हमने भी ये रिकमेंडेशन किया था कि सर्व शिक्षा एक समान शिक्षा के अंदर वहां पर भी एनसीईआरटी की पढ़ाई होनी चाहिए। अगर ये हो रही है तो बड़ी खुशी की बात है। पर बाकी जो जहां तक धामी जी की घोषणाएं हैं गर्मा जी, ये धरातल पर संपूर्ण नहीं है, पूरी नहीं है। इसी बात का हमको दुख है और इसी बात का हम विरोध कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि उत्तराखंड में स्वच्छ हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, जिस पर अवैध शब्द आ गया है वो अवैध चीज ना हो, सारे उत्तराखंड में वैध हो। यही तो हम कर रहे हैं। लेकिन धामी जी ऐसा करते कहाँ हैं? खुद तो धामी जी जो है खनन के मामलों में जुड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, फिर वो उनको नहीं मानते हैं। अगर एक बार अवैध बोल करके जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं उन पर दावा है, उन पर भी कोई एक्शन नहीं है, तो ये अवैध को वैध कब कर रहे हैं? ये वैध तो ऐसे ही कर देते हैं कि इनके पास जो बीजेपी में चला जाएगा वो वैध है और जो बीजेपी के गुण गाएगा वो सब वैध है। हमने कभी जो आपकी अवैध चीजें हैं मदरसे छोड़ो, जो अवैध पर जो कार्रवाई हो रही है
उसका कभी हमने या जो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल ने विरोध किया है तो बताओ। तो ये बीजेपी अपना सुगुबा छोड़ करके पीछे से ये क्यों लिंक लगाती है कि विपक्ष बना रहा है? क्यों ऐसा आईटी सेल को आप करते थे कि विपक्ष बना कर रहा है? अरे हम तो स्वागत है, अभी तक आपने एक हो गया उस पे आपने कार्रवाई करी है, बाकी पर कब करोगे? तो कहने का मतलब ये है गरिमा जी कि ये सिर्फ राजनीतिक सुगपा है। और इस प्रकार से अगर 3 साल पूरे हो गए थे तो 500 से ज्यादा जो अवैध मदरसे थे, मैं अगर ये समझता कि पर महीना अगर 5 भी पूरा करते तो पूरा हो जाता, पर ऐसा होता नहीं। अब इनकी कार्रवाई क्या है? विपक्ष को दबाना है, दमनकारी सरकार है। एक तरफ जहां यहाँ पर अवैध हो रहा था कि जो लोग अपने होटल चला रहे थे और यहाँ उत्तराखंड में जो बेरोजगार लोग थे उनको वो वहां नौकरी कर रहे थे, अगर उनको हमने हमारे कुछ लोगों ने जाकर तनख्वाह दिला दी तो बीजेपी की सरकार के इशारे पर पुलिस आनन फानन में 308(5) लगा देती है उनपे, तो उसके बाद उनको दबाने की कोशिश करती है। तो ये क्या अवैध नहीं था? क्या ये भी अवैध नहीं है? और जब कोर्ट में जाना पड़ता है तब उनको सुनना पड़ता है। तो गरिमा जी कुल मिलाकर ये इस प्रकार के ये डिबेट कई बार हो गए हैं और बार बार हम बीजेपी की तरफ से ये सुनते हैं कि हम तो जीरो टॉलरेंस वाले हैं, हम तो वो हैं, ये हैं। हमको ये सुनना नहीं है, हमको धरातल पर करना है। क्या नाम प्रभा जी, आप बताएं कि आपने कई बार इनका पक्ष रखा है, आपको सरकार में आपने बताया कि इतने भ्रष्टाचार के आरोप हम पे हैं, इनको कब दूर करोगे? अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक गुल्लक आपको जिसमें ये बताया गया था कि माननीय धन सिंह जो डॉक्टर सिंह है उन पे कई चीज के आरोप है, लेकिन आपके बीजेपी में पाक साफ है, वो अवैध नहीं है, वो सारे वैध हैं। तो आप सिर्फ वैध अवैध जो है किसी पर्टिकुलर को डाल करके और फिर जनता को भरमा करके अपना वोट बैंक नीति बंद करो और अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश मत करो। गरिमा जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अरुण शर्मा जी हैं, प्रभा जी आएंगे आपके पास में। पहले अरुण जी को रुक कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अरुण जी, धर्म की आड़ में कौन सी साजिश रची जा रही है? खुलासा अवैध मदरसों पर एक्शन के साथ ही होता है। कई बार हमने कहा है कि अवैध मदरसों में विदेशी फंडिंग होती है, आतंकी पनाह मिलती है लोगों को, आतंकवादियों को। कई बार आतंकवादी भी अवैध मदरसों से पकड़े गए हैं। तो अवैध मदरसों पर एक्शन तो बहुत जरूरी है, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में, और हो ही रहा है। देवभूमि में भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद सरकार ने सख्ती से कदम उठाया। मुझे लगता है समर्थन होना चाहिए था। अब मैं फिर कुछ कहूंगी कि अगर आपत्ति है तो आशीष जी कहते हैं कि हम और बीजेपी ऐसी बात बोल रहे हैं, लेकिन सिंपल सी बात है कि 5% से भी शुरुआत हो रही है। उन्होंने मेरे जवाब में कहा था कि हमें आपत्ति इस बात से कि 5% पर हो रहा है, 95 को छोड़ा जा रहा है। क्या ये ठीक है? या सिर्फ इस एंगल को भी एक ये टर्म्स कंडीशन के साथ में बस एक टर्म्स कंडीशन लगा दी, उसके बाद भी यही कहना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव हो रहा है, वही राजनीति आ जाती है कुल मिलाकर? क्या ऐसा हो रहा है अरुण जी? गरिमा देखिए, कई बार हम डिबेट में बैठ चुके हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि जो अवैध है वो अवैध है। बिल्कुल, वो चाहे मदरसे हो, चाहे मंदिर हो, चाहे अतिक्रमण हो, जिसके आगे अवैध लग गया वो इलीगल है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कुछ नहीं। अब आज की स्थिति यह है कि हमारे मदरसे तो छोड़िए, दूसरी चीज है कि उसमें कितने हिंदू पढ़ रहे हैं या कितने मुसलमान पढ़ रहे हैं, लेकिन ये देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ अगर आप देखें तो 4 धाम प्रमुख, उसके बाद हेमकुंड साहिब, नानक मत्ता और बगल में पिरान क्लियर भी है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो हम देवभूमि है। और हमारी देवभूमि की अगर डेमोग्राफिक चेंजेस की तरफ ये भूमि बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर तकलीफ बहुत दूर तक जाएगी। और अगर मदरसों पे कार्रवाई, अवैध मदरसों पे कार्रवाई हो रही है तो कौन सा उसमें बुराई है? अवैध स्कूलों पे भी होनी चाहिए, अवैध मंदिरों पे भी होनी चाहिए, अवैध धर्मशालाओं पे भी होनी चाहिए। जो भी कब्जा करके या गलत तरीके से चीजें बनी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है जो हमारे नदियों के किनारे आज बस्तियां बस गई उसको खाली कराने के लिए, और सरकार उसके बाद भी नहीं करा पाती। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करूंगा, ये तमाम सरकारों की बीमारी है ये कि उनके जो नेता है वो वोट के नाम पर
अवैध चीजों को प्रश्रय देते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। ये अवैध बस्तियों में आधार कार्ड कहां से बने, इनके बिजली पानी के कनेक्शन कहां से हुए, इनके आयुष्मान कार्ड कहां से बने? क्या कभी किसी के ऊपर जिम्मेदारी आयत की गई है? अगर जिम्मेदारी लगा दी जाती, 2-4 के ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते, तो मेरे ख्याल से ये चीजें बच जाती। लेकिन होता क्या है, केवल हम अपनी राजनीति के लिए उन चीजों को संरक्षण देते हैं जो भविष्य में हमें नुकसान करेंगे, और ये हम सोचते नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं, तमाम लोग जो सरकार में रहते हुए इस तरह के कामों की अनदेखी करते हैं, उनसे बड़ा दोषी कोई नहीं है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि प्रदेश ने दोनों प्रमुख पार्टियों की सरकार देखी। इसे देखिए, जब हम अवैध शब्द लगाते हैं तो उसके ऊपर एक्शन होना लाजमी है, चाहे वो कुछ हो रहा हो। चाहे वो कल त्रिवेंद्र रावत जी ने अवैध खनन का मामला उठाया हो लोकसभा के अंदर, तो वो स्थिति सबके सामने है। वो जनता की पीड़ा को उन्होंने लोकसभा में रख दिया। तो अब ये सरकार कहने लगी कि उन्होंने गलत करा, तो लेकिन उनकी पार्टी का आंदोलन मामला है। लेकिन मैं बार बार एक चीज को कहता हूँ, गरिमा जी, जोर दे के कहता हूँ, जिस चीज के आगे ये अवैध लगा है, चाहे वो कुछ है, उसको हटाया जाना चाहिए, उसको किया जाना चाहिए, उसका नामो निशान मिटा देना चाहिए। जी गरिमा। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभा बंदूनी जी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। प्रभा जी, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 5% पर एक्शन है, 95 को बख्शा जा रहा है, पार्शियल रवैये से नाराजगी ज्यादा है। अब मैं ठीक हूँ आशीष जी? ठीक है प्रभा जी, उनका यही सवाल था। जी बिल्कुल। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ही चश्मे से देखती है। हमारे पास कांग्रेस की तरह ना तो तुष्टीकरण की नीति है और ना ही किसी को बांटने की नीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी चीज अवैध होगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और वो होनी भी चाहिए। तो उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि इनको राज्य में केवल एक विशेष समुदाय दिखाई देता है। कौन सा समुदाय दिखाई देता है? या आपके जो पिछले 15 दिनों से आप कह रहे हैं कि हम तो अवैध के साथ में खड़े हैं। क्या खड़े हैं आप साथ में? आपके पूर्व मुख्यमंत्री कह ले, आपके कांग्रेस के प्रवक्ता कह ले, वो तो कह रहे हैं कि अब तो प्रदेश में क्रांति लाएंगे हम, जिहाद क्रांति हमें लानी पड़ेगी इस प्रदेश में। तो कहिए किस प्रकार की क्रांति लाना चाहेंगे? क्या आपको कट्टरपंथियों की क्रांति के बारे में कुछ पता भी है? आपको ये पता है कि अगर हम लैंड जिहाद का कानून लेकर आए थे, आप क्यों खड़े नहीं हुए हमारे साथ? अगर हम लव जिहाद का कानून लेकर आए थे तो आप क्यों हमारे साथ खड़े नहीं हुए? क्या वो एक, अगर दूसरा आप कह रहे हो कि जिहाद एक क्रांति है, तो किस प्रकार की क्रांति है? कि हम उत्तराखंड में छोड़ दे लव जिहाद करने की, हम उत्तराखंड में छोड़ दे लैंड जिहाद करने की, थूक जिहाद करने की, लोगों के खाने में थूक गेरा जाए, तो ये क्रांति आएगी हमारे प्रदेश में? अगर आप इसको जायज ठहरा रहे हो और आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब तो उत्तराखंड में जिहाद की हमें जरूरत पड़ेगी, तो गरिमा जी आप इनकी देख सकते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी आज मानसिक संतुलन अपना खो बैठी है। और उसका एक मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य, उनसे ये बौखला गई है। इनको लग रहा है कि आने वाले जब 2027 के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने, गरिमा जी, अपना एक चुनावी वादा पूरा किया है। आज हम केवल ये बातें बोल नहीं रहे हैं, हमने धरातल पर जनता के बीच में हम जा रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, उनका भी ओपिनियन ले रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि जो ये अवैध मदरसों पर कार्रवाई हम कर रहे हैं, आप बता दीजिए कौन से समुदाय इसके साथ खड़ा है। जरा आप 2-4 लोगों का सर्वे तो कीजिए। हमने तो खुद सर्वे किया है, उनकी खुद की ये मांग है कि हम अपने बच्चों को अवैध मदरसों में क्यों भेजें? वो नहीं चाहते। ठीक है, मदरसे पढ़ने का स्थान है, हम खुद कह रहे हैं वहां पर। और भारतीय जनता पार्टी कब मुसलमानों के खिलाफ हो गई? ये तो कांग्रेस थी जो वोट बैंक की राजनीति करती है। जब चुनाव का समय आता है तो उनको लॉलीपॉप की तरह थोड़े बहुत कुछ, हम ये कहेंगे कि भेंट स्वरूप दे देती है, फिर उनको उसी मुख्य धारा में लाने की बजाय उनको वही घिसे पीटे कामों में झोंक देती है। लेकिन ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने हमेशा अपने मुस्लिम भाइयों का ध्यान रखा है। हमने कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब भी इनको समय मिलता है, इनको मौका मिलता है, ये उस समाज को पढ़ने का मौका नहीं देते, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते, उनको कोई सुख सुविधाएं ये लोग नहीं देना चाहते, क्योंकि इनका मकसद रहता है कि अगर वो लोग मुख्य धारा में जुड़ गए तो जो
वो बुद्धिजीवी अगर वो लोग भी बन गए तो फिर इनके वोट बैंक का क्या होगा? हमारा जो बहुसंख्यक समाज है वो पहले से ही पढ़ा लिखा है, उसको तो पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दूसरों को शिक्षा ना दे। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती है वो अपने आत्मविश्वास से आज हम काम कर रहे हैं, और अगर कांग्रेस ने जब जब काम किया है इन्होंने अहंकार की नीति से काम किया, और अहंकार जिस भी मैं कहूंगी पार्टी के अंदर गरिमा जी आ जाता है वो निश्चित तौर पर डूबती है, और इसका हमने देख भी लिया है। 70 सालों के बाद आज बता दीजिए कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, क्योंकि इनके अंदर इतना अहंकार आ गया, और वो अहंकार भी इन्होंने केवल सत्ता के लालच के लिए इन लोगों ने लिया है। तो मैं गरिमा जी कहूंगी आज प्रदेश में जो हमारा मेन है कि धामी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं, चाहे वो हम कनेक्टिविटी की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, और हम ये चाहते हैं कि हर वर्ग को उससे जोड़ा जाए, कोई भी उससे वंचित ना हो, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य भी है, यही हमारा विचार है। तो अगर इसमें विपक्ष को कोई भी परेशानी हो रही है तो ये उनका अपना राजनीतिक चश्मा है, वो उस दृष्टि से उसको देखें। इसी प्रकार अभी यूकेडी से मेरे भाई बोल रहे थे, तो मैं इनको ये कहूंगी कि जो ये कह रहे हैं तो विपक्षी दल कांग्रेस है कि उसकी बी टीम बनने की कोशिश ना करे। अगर ज्यादा अच्छा होगा इनके लिए कि ये उत्तराखंड को विकास के लिए अपना विजन लेके आए, अपनी कोई सोच अलग से रखे। अगर ये कांग्रेस के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे और सत्ता का साथ नहीं देंगे, सरकार का साथ नहीं देंगे, जो कि उत्तराखंड के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है, तो इनका भविष्य भी मैं कहूंगी कि बिल्कुल अभी भी हम देख रहे हैं कि क्या इनको लोग समर्थन दे रहे हैं, क्षेत्रीय दलों को क्यों नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनका कोई भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, क्यों आपको वहां पे समर्थन नहीं मिल रहा है। और अब ये बता रहे थे किसी की, तो इनके लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत कौन देगा। वहां पर अगर यूकेडी के कुछ कार्यकर्ता जाते हैं और आपको लगता है कि वहां किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाइए। आप वहां के होटल का जो रेस्टोरेंट है उसको पकड़ के उसके खिलाफ क्यों उससे वसूली करने के लिए ये लोग वहां पर चले गए, जो कि अखबारों में आया है, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, पुलिस ने फिर कार्यवाही करी है। तो गरिमा जी क्या बताइए, बिना जांच के बिना सबूतों के किसी पे कार्यवाही हो जाएगी। तो कहने का मतलब है चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कानून किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है तो जाइए कानून का सहारा लीजिए, लेकिन ये हुड़दंगबाजी करना, प्रदेश का माहौल खराब करना, यहाँ की हवाओं में जहर घोलने की कोशिश करना, और अगर भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि अगर उसको कहीं पर भी गलत लगता है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये, चाहे हमारे मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, तुरंत एक्शन लिया जाएगा, और हमने ये करके दिखाया है पिछले दिनों में। लेकिन अगर कांग्रेस से मैं ये सवाल करती हूँ, इनके जो मंत्री थे, इनके जो विधायक थे, जब उन्होंने उत्तराखंड को बांटने की कोशिश करी, उत्तराखंड के लोगों को गालियां दी, इन्होंने कौन सा एक्शन लिया? अभी तक एक भी आप मुझे ऐसा वक्तव्य सुना दिए या एक भी ऐसी मीटिंग दिखा दिए जहां पर इनके विधायक को पार्टी संगठन ने बुलाया हो, पर इनका संगठन ही नहीं है गरिमा जी, तो ये कहां पर बुलाएंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे वो अपनी बात रखेंगे। इनकी तो विपक्ष की तो हालत यह है कि आज वो इतनी बौखला गई है बीजेपी की उपलब्धियां देखकर सरकार की, कि इनको लग रहा है कि आने वाले चुनाव में इनको बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार ये प्रोपेगेंडा फैलाना, किसी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, लोगों को बहकाने का काम करना। लेकिन अब हम सब ने देख लिया इन दिनों जितनी भी कार्रवाई देश में चल रही है अवैध मदरसों के खिलाफ, कहीं से कोई विरोध नहीं आ रहा है, हमें पूरा समर्थन मिल रहा है, हर कोई धामी सरकार के साथ खड़ा है। तो इसीलिए मैं गरिमा जी कहना चाहूंगी कि प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। अभी हमारी बहुत जल्दी 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, और हम सब देख रहे हैं किस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर तरफ से उसको हम कहेंगे कि नंबर 1 बनाने में लगे हुए हैं, ताकि कहीं से किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। तो ये सभी चीजें दर्शाती हैं कि आज हमारा जो उत्तराखंड है वो विकास की दिशा में कितना आगे बढ़ गया है, और अब जो यहाँ की जनता है वो इनके बरगलाने में या इनकी झूठ बातों में नहीं आने। ठीक है मैम, वो सारी बातें अलग है, हम सिर्फ अवैध मदरसों तक सीमित रहते हैं। आशीष जी कुछ कहना चाहेंगे आप? उन्होंने कहा है कि देखिए जनता भी हमारे कामों से संतुष्ट है, और सबसे बड़ी बात सर ये तो हम कह लें कि सत्ता पक्ष में है तो बोल रहे हैं सर, जिसकी लड़ाई, मैंने पहले सवाल में आपसे एक लाइन कह दी, जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उसको ही लग रहा है कि हमें साथ की जरूरत नहीं है, तो वहां पर चीजें आपके ही लिए नेगेटिव होती जाती हैं। देखिए जो पैरामीटर अभी प्रभा जी ने डिसाइड किया, मैं उसी पैरामीटर पे बात करता हूँ। अभी 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम आयोजित किए, उसमें अल्मोड़ा में जब उनका भाषण चल रहा था तो पब्लिक वहां से उठ के जाने लगी, और जगहों पे मैंने प्रोग्राम में देखा कि मुश्किल से 200-400 लोग जुट पा रहे हैं। यदि उस आकलन को ही ये आधार मान रही हैं तो उसका मतलब मुख्यमंत्री अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं, और जो केंद्रीय नेतृत्व उन्हें बदलने का निर्णय ले रहा है तो वो ठीक निर्णय ले रहा है। मुख्यमंत्री जी ने एक कौन बदल रहा है? प्रभा जी बीच में नहीं, प्रभा जी बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज।
मैंने आपके पैरामीटर का इस्तेमाल किया। आपने कहा ना कि हमारे विरोध करने पर लोग खड़े होकर नहीं आ रहे, तो मैंने कहा कि लोग तो आपके साथ भी नहीं आ रहे। ठीक है, आप बोलिए। मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि हम एक निवेश लाने के लिए 300, 400, 500 करोड़ का एमओयू कर रहे हैं और 98 रुपये नहीं आई। तो इसका मतलब यह कि मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं। निवेशकों को भी अब बीजेपी की सरकार पर भरोसा नहीं रहा है। यदि आप बात करते हैं कि हमने लैंड जिहाद के नाम पर एक विरोध करने का काम किया और आप एक्चुअल में कोई काम नहीं कर पा रहे, यानी जहां से 98-54 मिल जा रही है वहां आप खामोश हो जा रहे हैं, और जहां से कुछ नहीं मिल रहा वहां पे आप चीख चीख कर, छाती पीट पीट कर कह रहे हैं देखिए हमने काम कर दिया। मेरा सवाल यही है कि एक चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार जब काम करती है तो वो ये बताने का काम करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं और ये काम करने का ये हमारा माध्यम है। आपने जब ये कहा, 2 मुद्दों पर बात हुई है। आपने 2000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए और आप अब 35 या 37 जितने मदरसे हैं इन पर सील लगा रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि आपने सील लगाई क्योंकि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, तो ठीक है, इसमें हमारी तरफ से आपत्ति आई कब है? कब हमने कहा है? आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं क्योंकि आपको भी एक नकली दुश्मन की तलाश है जिसके खिलाफ सुबह से शाम तक आप जहर उगल सके। अब कांग्रेस तो वहां से हट गई, यूकेडी हट गई, सब सामने से हट गए। अब आप जहर किस पर उगलेंगे? वो जहर उगल कर आप पर ही। आपने एक फिल्म का प्रचार किया और सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, घायल हो गए और दंगों के हालात पूरे देश में खड़े कर दिए। आपने केवल एक झूठ का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। आपने कभी ये नहीं बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपको जब डांट लगाई तो किस मुद्दे पर डांट लगाई थी। प्रधानमंत्री जब विदेश दौरों पर जाते हैं तो उत्तराखंड के लिए क्या लेकर आए और दूसरे राज्यों के लिए क्या लेकर आए, उनकी कहाँ है स्थिति, उस पर आप बात करने तैयार नहीं। उत्तराखंड से पूरा पहाड़ पलायन करने को तैयार है। उत्तराखंड के लोग जाकर अपने कारोबार और रोजगार की तलाश में वहां बैठे हैं, लेकिन आप यहाँ बैठकर कभी की मूल संपदा जो यहाँ का खनन सामग्री है और यहाँ की जड़ी बूटियां हैं, आयुष विभाग में आपका काम शून्य है और खनन आपने गुजरात के उद्योगपतियों को बेच दिया है। आप इन दोनों मामलों पर फेल हैं। हो सकता है कि मेरे या मेरी पार्टी के आकलन में कोई कमी हो सकती थी। आपके तो सांसद कह रहे हैं कि खनन में क्या बढ़िया है, आप तो खनन की चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। केदारनाथ के जो मामले की बात करूंगा तो आप दाएं बाएं की बात करेंगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई एक पैरामीटर, आपने कहा ना विकास बहुत कर रहे हैं, अगर मैं केवल एक विकास कार्य पूछ लूं तो आप बता भी नहीं पाएंगी। एक विकास कार्य अकेला कि जो मुख्यमंत्री जी अपनी छाती पर हाथ मारकर कहे बात आप कर रहे हैं। नहीं प्रभा जी, केवल एक सवाल दीजिएगा, एक कार्य बताइए उत्तराखंड में जो आपने किया है, उस स्मार्ट सिटी का नाम बताइए जो आपने बनाया। आप बताइए ना कि आपने गैस की पाइपलाइन कितने शहरों में लगा दी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हरीश रावत की सरकार में नहीं था, मुझे बताइए। अभी तक के आंकड़े देख लीजिए, राजस्व का आज भ्रष्टाचारी थे, राजस्व जो हमें आज मिल रहा है, सबसे ज्यादा राजस्व हमें खनन में मिल रहा है। और कौन से सालों में हमें प्राप्त हो रहा है? अगर घोटाले होते हैं ना आशीष जी, तो वो फिर हमें खनन से राजस्व प्राप्त नहीं होता। विजय बहुगुणा आपकी पार्टी में है, सौरभ बहुगुणा आपकी पार्टी में है। एक एक करके बोलेंगे तो आप लोगों की आवाज आएगी ना, दोनों एक साथ बोलेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है सर, आप लोग आपस में बाहर डिबेट कीजिएगा, लौटेंगे आपके पास में। अरुण जी का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। अरुण जी, सिर्फ नहीं लगता कि राजनीति है दोनों दलों की ओर से, दोनों दलों की, एक तरफ महिमा मंडन है और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ विरोध करने की भावना, कुछ भी किया जाए बस विरोध। ये हर मोर्चे पर फेल है। मैंने इनसे पूछा एक ठीक है सर, ठीक है, हो गया। अब आप लोग आपस में बोल चुके हैं ना, और मेहमानों को भी बोलने देंगे। आशीष जी प्लीज अब शांत हो जाइए, और प्रभा जी आप भी शांत रहिए। अरुण जी आप बोलिए, आप शुरू कीजिए। अरुण जी आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? अरे एक कार्य बताओ ना अरुण जी, कार्य बता दो, एक काम का नाम बता दो। आशीष जी आप सुन पा रहे हैं? आशीष जी शांत हो जाइए सर प्लीज, बाकी मेहमान भी चर्चा में आए हैं, प्लीज अब शांत हो जाइए। प्रभा मैडम, प्रभा जी आप भी बीच में नहीं बोलेंगी। प्रभा जी शांत हो जाइए। अरुण जी आप बोलना शुरू कीजिए प्लीज। पहाड़ों में आपने महिलाओं को रोजगार दिए, इस बारे में बताइए। हाँ जी, आपकी आवाज मिल रही है सर। प्रभा जी प्लीज शांत हो जाइए। प्रभा जी आपको आवाज नहीं मिल रही क्या मैडम? सिर्फ आप बोलेंगे डिबेट में और मेहमान क्या सिर्फ आपको सुनने आए? मैडम शांत हो जाया करिए, अपनी बारी में सिर्फ बोला करिए, बीच बीच में टिप्पणियां मत करिए। अरुण जी आप बोलिए, आशीष जी आप भी शांत रहिएगा। क्या पूछा गरिमा जी? अरुण जी, दोनों दलों का सिर्फ एक ही काम है, राजनीति करना। वो महिमा मंडन कर रहे हैं राजनीति करके, और वो विरोध की भावना से सिर्फ विरोध करना ही करना है, कुछ भी कर ले सरकार। दोनों का वही काम है। देखिए, मुझे लगता है गरिमा कि दोनों अपनी पार्टी की नीतियों पर चल रहे हैं।
क्योंकि तो राज्य हित तो कहीं बचा ही नहीं कांग्रेस कभी सर। भी भाजपा की तारीफ नहीं करेगी और ना भाजपा कांग्रेस की तारीफ करेगी। तो इनको क्या होता है कि मुद्दे से भटका कर किन्हीं और जगह पे ले जाना है। बात अवैध मदरसों की हो रही थी, वो अवैध खनन पे भी चलेगी, वो अवैध भर्तियों पे भी चलेगी, वो सब जगह चलेगी। और मुझे लगता है ये हर डिबेट में यही होता है कि आप मुद्दे से कहीं दूर भटक के चले जाते हैं और बात बेकार हो जाती है, डिबेट बेकार हो जाती है, वो तथ्यहीन हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है। मैं गरिमा, मैंने पहले भी कहा, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन से मदरसे में कौन किसका आदमी काबिज है। सवाल अवैध का है और जो वैध थे उन्होंने मदरसा बोर्ड से अपना नियमितीकरण करा लिया। उसके लिए उन्होंने टाइम दिया कि आप अपने पेपर पूरे दीजिए तो कर देंगे। कुछ को उन्होंने नोटिस दे दिया, कुछ को बंद करवा दिए। अब जो सरकारी भूमि में कोई बनी होगी, कोई जो मैं कह रहा हूँ मंदिर हो, मस्जिद हो और ये मजार हो या कोई गेस्ट हाउस बन गया हो, हमारे यहाँ तो तमाम नदियों की जमीनें कब्जा दी है, उसपे सरकारी दफ्तर नहीं है और व्यक्तिगत संपत्तियां भी खरीदी हो गई है। तो हम उन्हें क्यों नहीं देख रहे हैं? आखिर में हाईकोर्ट को बार बार टिप्पणी करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है सरकार को, इतने दिन के अंदर इतने मीटर एरिया खाली करिए नदी के किनारे का। और अब तो रिस्पना और बिंदाल पे यहाँ नई योजना बन रही है एलिवेटेड रोड की, तो वो इसलिए बन रही है कि वो साल ऊपर जाएगी, जो कब्जे हैं वो बरकरार रहेंगे। आप अवैध चीजों को हटाने का काम नहीं कर रहे हैं और उसको जस्टिफाइड करने का अगर काम कर लेंगे तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश के लिए दुखी होगा, भविष्य के लिए घातक होगा। जी गरिमा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए। और आशीष जी, प्रभा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो मदरसों पर क्या दूसरे देशों से फंडिंग हो रही है, अपने आप में बड़ा सवाल है। एक तरफ सरकार है जो अवैध मदरसों पर एक्शन लगातार कर रही है, लेकिन दूसरी ओर जो विपक्षी दल कांग्रेस है वो लगातार पार्शियल कार्रवाई का आरोप सत्ता पक्ष पर लगा रहा है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।